बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम के साथ सलमान हैदर। बांग्लादेश की हालिया सूरत हाल का मुआजना पाकिस्तान के हालात से किया जा रहा है, मगर कल उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वाज़ेह किया है कि जितना तामुन सियासी हुकूमत और आइनी इदारों के दरमियान आज है, अपने 40 साल सियासी कैरियर में पहले कभी नहीं देखा। हुकूमत और आर्मी चीफ यकजान दो कालिब की तरह हैं। जबकि इसी तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ साहब का यह कहना था कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज़ है। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। हम लोगों को कहते हैं कि अगर एहतजाज करना है तो ज़रूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। चंद रोज़ कबल बानी पीटीआई की जानिब से भी इस बात का एतराफ़ किया गया था कि इन्होंने GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी और यह भी कहा कि फ़ौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मगर जब मुज़ाकरात को लेकर DG ISPR से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, हम 7 मई की स्टेटमेंट पर कायम है कि सबसे पहले इंतशारी टोले को माफ़ी मांगना पड़ेगी। जिसके बाद बानी पीटीआई ने अपने रवैये में मजीद लचक दिखाई है। 9 मई पर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान किया है, लेकिन इस कंडीशन के साथ पहले CCTV फुटेज तो दिखा दो। जी हाँ, ये उनका एक मुतालबा है। शायद खान साहब को ये इतला पहुँच गई है या इतला है कि CCTV फुटेज है ही नहीं, या गायब कर दी गई या डिलीट हो चुकी है। यही हाल अब जुडिशल कमीशन के तश्कील के हवाले से भी आज पेशावर हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से इनकार कर दिया। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं सज़ा भी दूंगा और माफ़ी भी मांगूंगा अगर CCTV फुटेज में लोग सामने आ गए। बानी पीटीआई के इस नर्म लहजे में कहा जा रहा है कि कोई बैकडोर राब्ते हैं और 9 मई में मुलविस, क्योंकि पीटीआई की जो ख़वातीन हैं, आलिया हमज़ा हो गई, सरम जावेद साहब हो गई, अब यास्मीन राशिद है, मेरा ख्याल है वो इस वक्त शौकत खानम में, उनकी रिहाई, तो कहीं ना कहीं हुकूमत तो परेशान नज़र आती है। और शायद इसी वजह से वज़ीर आज़म ने यकजान दो कालिब वाली बात की है, क्योंकि 40 साल में जिस तरह वो कह रहे हैं कि कभी नहीं देखा इस तरह हुकूमत और आर्मी चीफ को एक पेज पर, तो हमने भी 40 साल में कभी किसी वज़ीर आज़म को इस तरीके से तारीफ़ करते हुए नहीं देखा जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे। एक पेज तो पहले भी था जी, इमरान खान साहब और जनरल बाजवा साहब का भी 1 पेज था, मगर जिस तरीके से वो पेज फटा था ना, इससे पूरी कौम आशना है। मगर यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर हुकूमत और फ़ौज एक पेज पर हैं तो फिर मुल्क में इस वक्त ये सियासी अदम इस्तेकाम क्यों है? क्यों हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके अदलिया के खिलाफ महाज खोला है? जस्टिस मंसूर ने दिया है जवाब, उस पर भी हम बात करेंगे, बल्कि मजीद आइनी बहरान का शिकार हो सकता है इस पर। आज कौमी असम्बली के चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने अदलिया पर तनकीद करते हुए कहा कि एक इदारा पार्लियामेंट बार बार मुदाखलत करता है, इदारों के दरमियान फासला नज़र आ रहा है और ये क्राइसिस जुडिशरी की वजह से। एक इदारा इस इदारा में बार बार मुदाखलत करता है। दुनिया क्या, जैसे अरशद नदीम साहब ने कोई गोल्ड का तारीख रकत की है, तो हमारा जुडिशरी ने भी जनाब स्पीकर वैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। दिस इज अ क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी। आइन और कानून में गुंजाइश भी नहीं। हम ऐसी सियासी फैसला देते हैं जिससे इनको बस आप ऐसे दे दें ये सीटें जैसे ये टॉफी है और ऐसे आप बांटे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आखिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को एक पेज पर जोर देने की ज़रूरत क्यों पेश आई है। बानी पीटीआई GHQ पर एहतजाज की कॉल को एतराफ़ भी कर चुकी है और 9 मई पर मशरूत माफ़ी के लिए भी तैयार है, मगर क्या आगे से माफ़ी तलाफ़ी होगी? और इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के बाद पीटीआई की मखसूस नशस्तों का ऊँट अब किस करवट बैठेगा? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे, जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की बात भी करेंगे, जिन्होंने हुकूमती इदारों को तंबी की है, बल्कि हिला के रखा है। और मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इदारों कुछ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी इनिशिएट हो सकती है। आज मुझे ऐसा लगा। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं, उन्हीं से तमाम सवाल कर लेंगे। सेनेटर हुमायूं अहमद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, ज़िशान रफ़ीक साहब, सूबाई वज़ीर पंजाब, दियात नून लीग से आजकल सबसे ज़्यादा जो महकमा काम कर रहा है पंजाब में, तो शायद ये नहीं कि वजारत इस वक्त करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि नज़र भी आ रहा है। इम्तियाज़ शेख साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जी, और सायरा बानो साहबा GDA की रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगी। तो सबसे पहले ज़िशान रफ़ीक साहब, आप ऑफ द रिकॉर्ड भी बड़ी अच्छी बातें करते हो, दिलेरी से सच बोलते हैं, चाहे इसके कि आपका गला ख़राब है मगर बोल दे सच। ये हुकूमत और आर्मी चीफ यकजान दो कालिब हैं, ये तो पूरी कौम को पता है, इसलिए आप लोगों की हुकूमत इस वक्त कायम है। क्योंकि अगर या तो जान पे थोड़ी कमज़ोरी हो या कल्ब में थोड़ी हरारत कम हो जाए तो फिर मामला कुछ और हो सकते हैं। बार बार वज़ीर आज़म क्यों जोर दे रहे हैं इस पर? खदशा किस बात का है? हमने देखा जब जब इस पर एम्फेसाइज किया जाता है ना, हुकूमत टल जाती है। देखिए जी, गुजारिश ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कोई अनोखी बात नहीं की या बार बार इस चीज़ के ऊपर कोई एम्फेसिस नहीं कर रहे। एक प्रोग्राम हुआ जिसमें आर्मी चीफ भी वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे,
तो वहाँ पे रियासती अदारों की जो वो रियासत के साथ खड़े हैं, हुकूमत के साथ खड़े, जो कि होना चाहिए, जो उनका आइनी रोल है एक्चुअली, तो उसकी तारीफ़ की गई, तारीफ़ बनती है उनकी। क्योंकि देखिए पाकिस्तान आज जिन हालात का शिकार है, पाकिस्तान मुआशी तौर पे जितनी मुश्किलात में घिरा हुआ है आज के दिन में, तो उसको पाकिस्तान के तमाम अदारे, तमाम स्टेक होल्डर्स मिल के निकाल सकते हैं। तो अगर डायरेक्शन ठीक होगी, डायरेक्शन पाकिस्तान की हक़ में होगी, पाकिस्तान को आगे लेके जाने के हवाले से होगी, तो पाकिस्तान बेहतर होगा, पाकिस्तान आगे की तरफ जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्शन जो है ना उसमें कोई रुकावट डालने की कोई अदारा कोशिश करेगा, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें जो है ना रुकावट की तरफ जाएंगी, उसका नुकसान अल्टीमेटली मुल्क को होगा। इस वक्त कौन सा इदारा रुकावट डाल रहा है जी? देखिए जी, मैं तो स्टेक होल्डर्स की बात करते हो, स्टेक होल्डर में हुकूमत और फौज है सिर्फ? नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, तमाम अदारे हैं जो आइनी एक जो जिम्मेदारी है तमाम अदारों के ऊपर। देखिए मुल्क चलता है किसी आइन, कानून और ज़ाब्ते के तहत, और जो आइन और कानून ज़ाब्ता है वो ये है कि तमाम जो अदारे हैं, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, मुकन्ना है, जितने भी आपके अदारे हैं, वो तमाम के तमाम अपने जो सेट उनका एक है उसके अंदर जो डोमेन है उसके अंदर जाके काम करते हैं। ठीक है। तो कोई भी अपने डोमेन से बाहर जाएगा तो ऑब्वियसली वो चीज़ तो फिर आइन के मुनाफी हो जाती है ना। और ये डिसाइड मुझे ये बात बता दें, मैं बताता हूँ शान भाई, ये कौन डिसाइड? मुझे ये बात बताएं कि कानून और आइन कौन बना सकता है, कौन सा अदारा बनाएगा, कौन फैसला करेगा कि ये कानून होगा, ये आइन होगा? पार्लियामान करेगा। ऑब्वियसली बिल्कुल आपने ठीक बात की। तो अगर कोई और अदारा आइन लिखना शुरू कर देगा तो फिर काम तो नहीं चल सकता ना। ठीक है। तो ये हुआ है। मुझे ये बताएं, जब 63A का फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तमाम लोगों ने यक ज़बान ये बात की थी कि ये आइन दोबारा से लिखने के मुतरादिफ ये बात हो गई। और अभी भी देखिए एक फ़ैसला आया है, उस फैसले के हवाले से भी ये एक बिल्कुल सबके सामने एक बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फेवर देने के लिए एक आइन को दोबारा रीराइट करने के मुतरादिफ ये चीज़ हुई है। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह से तमाम अदारों को अपने अपने डोमेन में रहकर काम करना चाहिए। देखिए पाकिस्तान की आज ज़रूरत है इस चीज़ की कि पाकिस्तान को हमने इन मुश्किलात से निकालना है। पाकिस्तान के जो 25 करोड़ आवाम है वो आवाम मुश्किलात में हैं। हम मिल के निकाल सकते हैं। प्लूरल एक ये टर्म है ना, हमसे मुराद, तो मैंने पूछना है कि कौन कौन है? सब ये बता, आप हैं, मैं हूं, सब कल वज़ीर आज़म ना आर्मी चीफ साहब की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे। आप यकीन जाने मैंने ये तारीफ उनका रोल बात तो रोल मॉडल ही कह दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आर्मी चीफ को रोल मॉडल ही उन्होंने कह दिया। जो उन्होंने कह दिया उसके बाद अब कहने की गुंजाइश भी कोई नहीं। यहाँ तक प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक बात। सर मैंने कब कहा उन्होंने इनकार किया? सर माजी में ना इमरान खान साहब भी जनरल बाजवा साहब की बहुत तारीफ़ें किया करते थे, मगर जब उनका पेज फटा था ना तो क्या हुआ था? देखें जी, खान साहब के बारे में जो सूरत हाल है ना, खान साहब की पूरी सियासत आप उठा के देख लें। खान साहब की सियासत सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी ज़ात के इर्द गिर्द घूमती रही है। ठीक है। उनकी ज़ात को फ़ायदा होता रहा, उन्होंने कहा जी ये सब ठीक है। जहाँ पे वो समझते थे कि उनकी ज़ात का फ़ायदा नहीं हुआ, वहाँ पे अदारों के खिलाफ हो गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तारीख है, हम लोग को पहली दफ़ा हुकूमत में नहीं आए, इससे पहले भी हुकूमतों में रहे हैं। हमारे साथ अगर हमें हुकूमतों से निकाला गया तो हमने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। 2018 में जब गवर्नमेंट आई थी PTI की, हम लोग अपोजिशन में थे, हमें बड़े सीरियस एतराज़ात थे, पूरे मीडिया को एतराज़ात थे, पूरे पाकिस्तान को एतराज़ात थे। मुझे क्या हमने नहीं देखे 2018 के बाद शहबाज शरीफ साहब ने ये बात आके की कि जी हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के जो जिंदगी है उनको बेहतर बनाने के लिए, मुल्क को आगे लेके जाने के लिए काम करें। हमने को अपना रोना नहीं रोया था, हमने मुल्क के लिए बात साहब को शामिल। आज देखें ना अपोजिशन की जो बातें हैं वो क्या है, अपना जाती रोना है, अपनी जाती मफादात है, ये चीजें। ठीक है सेनेटर हुमायूं साहब, जाती रो रहे हैं, आपके जाती मफादात हैं, लेकिन यकजान दो कालिब हैं ये लोग। ये मैं आपको बता दूं, बानी PTI साहब कह रहे हैं कि 2 माह में हुकूमत जाने वाली है, धड़क तख्ता होने वाला है, यानी दिसंबर में हुकूमत ये चली जाएगी। ये होगा कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए इस तरह है, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बातें सुन रहा था। मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है कि यकजान 2 बॉडियों या जो भी उसके ऐसे होते हैं, कालिब दिल को कहते हैं, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं। कालिब जी वही ना, 2 यकजान 2 कालिब जो भी है ना, ऐसा ना हो ना वो 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके 2 कल्ब ना कहीं मिल जाए, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। वो जो ठीक है ना, उसमें देखे ना वो कहते हैं ना मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो हम लोग उसमें कोई हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं देखिए 2-3 चीज़ें इन प्रिंसिपल बात करता हूँ। अब इन लोगों ने बात की है कि
सबसे पहले इन्होंने बात सही स्टार्ट की थी और आगे जाके डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। बात इन्होंने सही की थी कि पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है, जो पाकिस्तान नहीं चल रहा, उसका प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान में जो आइन है उसको कोई फॉलो नहीं करता, ठीक है। और उसकी वजह मैं रीसेंट पास्ट में बता देता हूँ। आर्टिकल 48 कहता है कि नॉट लेटर देन 90 डेज़, हम लोगों ने 180 डेज़ में कर लिया है। पाकिस्तान का आइन कहता है 220 के लिहाज से कहता है कि जितने भी इदारे हैं, चाहे वो फेडरल हो चाहे वो प्रोविंशियल हो, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करने के इलेक्शन टाइम से करें। हम लोगों के गवर्नमेंट ने, जो फेडरल गवर्नमेंट है, कैबिनेट है, उन्होंने इनकार कर दिया था इलेक्शंस को ताउन करने से। एक कहता था मेरे पास लोग नहीं है कि मैं सिक्योरिटी को, दूसरा कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो गलत था, वो कर नहीं सकते, अकॉर्डिंग टू द आइन नहीं कर सकते। तीसरी बात आ जाती है कि उन्होंने फिर क्या कह सकते हैं, अभी रिसेंटली आर्टिकल 60 बनता है कि जिसमें वो कहते हैं कि सेनेट में उस वक्त तक चेयरमैन का इलेक्शन नहीं हो सकता जब तक ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड ना हो जाए सेनेट। आज तक सेनेट ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट नहीं है, इलेक्शन करा दिया है, तो आइन की तो पामाली हो रही है। अब आ जाते हैं बात विद रेफरेंस टू जो इन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि इन्होंने कहा था कि ये जो है ना रीराइट करते हैं। इन्होंने वैसे पहले सही कहा था कि हर एक के अपने अपने फ़राइज़ है। देखिए, हम एज अ पार्लियामेंटेरियन हम लोग लॉ बनाते हैं, लेकिन लॉ बनाने के लिए हमारा एक दायरा है, हम उस दायरे से बाहर नहीं जा सकते। हम आर्टिकल 2 की वायलेशन करते हुए लॉ नहीं बना सकते। हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को वायलेट करते हुए लॉ नहीं बना सकते। सर मगर ये 2 माह में क्या होगा? आपको सारी उम्मीदें किससे है? खान साहब को नजर आ रहा है उनकी बसीरत है। नहीं, हमें किसी से उम्मीद नहीं है। मैं उसको बता देता हूँ। देखिए, इस तरह ये है, जब आप एक गलत तरफ जा रहे हो और आगे खाई हो, मैं अगर खाई की तरफ जा रहा हूँ और स्पीड पे जा रहा हूँ, आप मुझे ये बात बताएं और मुझे आपको पता है कि आगे 200 गज के ऊपर खाई है और मैं क्या कह सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड के लिहाज से या 10 मीटर के लिहाज से उस तरफ जा रहा हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि यार ये अगले 3 मिनट में ये खाई में गिरने वाला है। एग्रीड और नॉट? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अब मैं आपको बात बताता हूँ। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान जिस नहज पे खड़ा हुआ है ना, ये याद रखिए, बांग्लादेश को ज़रा सामने रखिए। बांग्लादेश की जो रिजर्व्स थे वो $85 बिलियन थे। बांग्लादेश की जो वैल्यू एडेड बिजनेस के जो हजम है वो तकरीबन $75 बिलियन के करीब है। ये फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग बांग्लादेश है, लेकिन बांग्लादेश सर वहाँ के आर्मी चीफ ने कजन होने के बावजूद हसीना वाजिद का ख्याल नहीं रखा था। सर एक मिनट है ना जी सर। बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। जब तक आपका बेसिक फंडामेंटल चीज़ इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी या बाकी चीज़ें बाद ही हैं। पहले आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है ताकि जगह स्टेबल हो जाए। उसके ऊपर फिर जो मर्जी उसके ऊपर घर बनाते, छोटा बनाते, बड़ा बनाते, वो बनाना शुरू कर लें, लेकिन पहले स्टेबिलिटी लेकर आए पॉलिटिकल। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें काम नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई और वो सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं ला सकती। वी आर द भाई मैंने ना अगले गेस्ट की तरफ बढ़ना है, मुझे जरा एक इसका मुझे थोड़ी सी तिश्री की है ना खत्म कर देना। वो तो उन्होंने सीधा सीधा बता दिया, ज़िशान रफीक साहब ने बता दिया कि भाई यकजान 2 कालिब हैं तो बस हैं। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में जब यकजान 2 कालिब रहे हैं तब तक तो हुकूमत कभी भी नहीं जा सकी। जब आर्मी चीफ और वजीर आजम यानी मौजूदा हुकूमत एक पेज पर हैं तो फिर किस तरह 2 महीने लगेंगे? या तो आपको जुडिशरी के हवाले से किसी किस्म की कोई सपोर्ट का इंतजार है, काजी फाइज साहब के जाने का इंतजार है। आपको देखें, अब आप यहाँ फिर अगेन आप गलत जा रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। इन्होंने अभी मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात की और किया। आपको पता है मियाँ नवाज शरीफ साहब को 1985 में उनके अपने प्राइम मिनिस्टर जुनेजो साहब एक करप्शन में निकालने के चक्रों में थे, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनके नीचे से मिल मिला के वो कर दिया। जब ये चीज़ें शुरू होती है ना, ये याद रखें, जब ये कैस्केड शुरू होता है, जब ये चेन रिएक्शन शुरू होता है, तो चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो कोई और चीफ हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, फिर उस चेन रिएक्शन को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर ये होता है उस चेन रिएक्शन से पहले आप रोक लो। डोमिनोज इफेक्ट होता है, जब आप एक डोमिनो गिरा दें तो वो एक के बाद दूसरा गिरना शुरू हो जाता है और वो रुकता नहीं है। तो अगर किसी में अकल है, वो पास्ट को देखते हुए, सीखते हुए, दुनिया से सीखते हुए अगर वो अपने आप को करेक्ट कर सकता है तो वो बच जाएगा। ये याद रखें कि एवोल्यूशन
प्रोसेस वो होता है जो अपने आप को बेहतर कर सके। अदरवाइज एवोल्यूशन प्रोसेस में जो चेंज नहीं होता वो हिस्ट्री बन जाता है और तबाह हो जाता है। जैसे हिटलर अगर नेपोलियन से सीख लेता कि मुझे हर एक से लड़ना नहीं चाहिए और मुझे रशिया नहीं जाना चाहिए, वो ना जाता तो आज हिस्ट्री फर्क होती दुनिया की। ठीक है भाई, ठीक है भाई साहब, मैं जरा सायरा बानो साहबा को गुफ्तगू में शामिल करता हूँ। मेरा ख्याल है सायरा बानो साहबा का फेवरेट टॉपिक है यकजान दो कालिब का बयान आया जी। सायरा बानो साहबा, आर्मी चीफ और वजीर आजम, एक जिस्म और दो दिल हैं, ये आप इसको कितना अंडरस्टैंड करती है, क्या कहेंगी इस पे? अस्सलाम वालेकुम, सॉरी आपकी आवाज कट गई थी, नहीं आ रही सही। सायरा बानो साहबा, आर्मी चीफ और वजीर आजम के यकजान दो कालिब होने की स्टेटमेंट दी है वजीर आजम पाकिस्तान ने, तो सारी गेम ही खत्म हो गई। तो इधर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 2 महीने रह गए इस गवर्नमेंट को, उनको ये लग रहा है, आपको भी कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जान वाकई है जिसमें दो दिल हैं? नहीं जी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं तो कल से जब इनके बयानात सुन रही हूँ वजीर आजम साहब के, तो मैं सोच रही हूँ कि यह क्या इक्तदार के साथ चिमटे रहना इतना जरूरी होता है कि आप देख लें कि किस किस्म के लोगों के तबसरे हैं और बाकी सारी चीजें हैं। कभी वो अपने आप को आंख का तारा कहते हैं, कभी राज दुलारा कहते हैं, रोल मॉडल, कभी तमाम क्रेडिट जी, रोल मॉडल का आर्मी चीफ हमारे रोल मॉडल है जी। रोल मॉडल कहा था तो वो मेरे ख्याल में आवाज म्यूट हो गई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं उस मदरसे का एक अदना सा तालिब इल्म भी हूँ। हाँ जी बिल्कुल, ये भी कहा था, उनके दिल और दिमाग में नूर उतर गया। नूर उतर गया, उस नूरी मदरसे के वो अदना से तालिब इल्म है। अब मुझे नहीं पता वो अच्छे तालिब इल्म है या नहीं है, लेकिन आप मुझे बताएं क्या मुल्क ऐसे चलते हैं? क्या सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम, 25 करोड़ का जो हम लोग भेड़ बकरियां हैं उनको, मतलब आपने इस किस्म के ये अल्फाज बोलकर और ये ऐसे मुल्क तरक्की करेंगे कि वो कह रहे ना कि 76-77 साल हो गए। कल भी उन्होंने कोई उनका मैं देख रही थी कि हम बड़े जी जोशो खरोश से 14 अगस्त मनाएंगे। अरे भाई, जोशो खरोश से तो मनाते हैं, जोशो खरोश से तो इस मुल्क को लूटा गया है 77 साल से। जहां से वो कहते हैं जहां से आगाज सफर हुआ था, तो ये मीरे कारवां हमें वही लौटा कर लाते हैं जो मंजर था आगाज सफर का। तो मुझे तो बाज दफा ये जो चक्कर कोल्लू और बैल का लगता है कि कोल्लू और बैल की तरह कि वो खोपे हम उठाते हैं तो लगता है कि हम वहीं पर ही खड़े हैं। तो अब ये इस किस्म की बातें, हम लोग तंग आ चुके हैं। अच्छा, वैसे थोड़ा सा फोर्स ही कर दे, आपको भी लगता है इमरान खान साहब की तरह के 2 माह में ये हुकूमत घर चली जाएगी, ये सेम पेज रहेगा? आप थोड़ा, मुझे तजिया चाहिए आपका, रिक्वायर्ड है। पता नहीं सेम पेज क्या वो होता है, क्योंकि मतलब देखिए बात हक की करनी चाहिए। मैं पहले भी सेम पेज बहुत अरसा सुनती रही हूँ, फिर उसके बाद उस कागज की हम लोगों ने कश्ती बनाकर उसको बहा दिया पानी में। अच्छा ठीक है। और भाई सेम पेज आप अपने सारे फिर एक इदारे के नाम क्यों लेते हैं? आप जैसे कल अब आपने देखा कि बिलावल साहब ने तकरीर की और उन्होंने अदलिया की तरफ उंगली उठा के बोला कि अब वो डैम बनाएंगे और टमाटर के रेट ये आज का चेक करेंगे। बिल्कुल आज का तो बंदा कब हाउसिंग स्कीम्स बने, क्या वो हम क्या उसको बोलते हैं, ये जो अभी जमीनों पे वो करना था, सॉरी मैं नाम ही भूल गई हूँ कि कौन सी कारपोरेट फार्मिंग करें, क्या करें? हर इदारा तो हर बिजनेस में घुसा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सियासतदान वो काम नहीं कर रहा जो उसको करना चाहिए। लेकिन आज मकसूद जुडिशरी को हिट करना था ना, तो इसलिए बिलावल साहब ने अपना कंट्रीब्यूशन देना था, हालांकि गैर मुल्की मेहमान भी मौजूद थे पार्लियामान के अंदर। जी, हालांकि वो बनता नहीं था कि वो वहां पर आप एक कल हम सब के लिए बहुत एक खुशी का दिन था और वो कहते ना कि बार बार उस खुशी से आंखों में आंसू आ रहे थे। तो पाकिस्तान का नाम जो बार बार लिया जा रहा था इंटरनेशनल मीडिया पे और जो नाम रोशन किया, अगर आप मुझे बताएं ना कि इंसान एक तरफ एक उंगली आप दूसरे की तरफ उठाते तो 3 अपनी तरफ, आप एक इदारे को तो रगेद रहे, फिर बाकियों सबका क्या? तो मुल्की इस्तेहकाम इस किस्म की बातों से आंख के तारे, राज दुलारे, दिल के टुकड़े और ये सब कुछ कहने से नहीं होता। इसको अब अवाम को, अभी जिक्र चल रहा था, मैंने तो बीच में ज्वाइन किया बांग्लादेश का, बांग्लादेश में क्या हुआ? हुकूमत नवाज, वो भारत नवाज पॉलिसीज की वजह से नहीं हुआ, वो तो पिछले 15 साल से चल रही है। जब आपने अवामी राय को बार बार दबाने की कोशिश की तो फिर अपना रद्द अमल दिया अवाम ने, और फिर देखें कि वो कहते ना कि भागते भूत की लंगोटी भी छोड़ के नहीं भागे। ठीक है,
तो अच्छा, लेकिन सबक मुझे सीखने को- मुझे ना अभी एक ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का केस तो खैर सुप्रीम था, नेशनल बैंक के 11,000 पेंशनर्स को पेंशन देने वाला मामला, लेकिन उन्होंने बहुत सी चीज़ें क्लियर कर दी कि जो गलतफहमियां हैं इलेक्शन कमीशन की, जो गलतफहमियां हैं पार्लिमान की सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, और स्पेशली ये जो इलेक्शन एक्ट में जो तब्दीली की गई है, नई कानून साजी की गई है, उसके हवाले से अपकमिंग चीफ जस्टिस है मंसूर अली शाह साहब, और इस फैसले को लिखने वाले भी वही हैं, उन्होंने कुछ गलतफहमियां दूर की हैं, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। इस ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। वेलकम भाई। एक तरफ जहां हुकूमत आईनी तरमीम करके पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों पर अमल दरामद नहीं होने देना, वहीं आज अगले अपकमिंग चीफ जस्टिस साहब जो हैं मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने अपने एक हुक्मनामे में हुकूमत को ख़बरदार किया है, और सुप्रीम कोर्ट में नेशनल बैंक की 11,000 पेंशनर्स को पेंशन की अदम अदायगी के मामले पर यह केस था। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की अदालती कार्रवाई की थी, जिसका तहरीर हुक्मनामा आज सामने आया। तो मेरा ख्याल है कि बहुत से लोगों की, चाहे पार्लिमान की हों, चाहे इदारों की हों, चाहे ताकतवरों की हों, उनकी बहुत सी गलत फहमियाँ, बहुत सी खुशफहमियाँ सुप्रीम कोर्ट की डोमेन को लेके मेरा ख्याल है वो कम अज़ कम ख़त्म ज़रूर हो गई हैं। क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूँ। हुक्मनामे के मुताबिक जमहूरियत में कानून की हाकमियत सिर्फ एक असूल नहीं, बल्कि वो बुनियाद है जिस पर हुक्मरानी की कानूनी हैसियत टिकी होती है। सुप्रीम कोर्ट को बतौर एपेक्स कोर्ट के आइनी तशरी, एक चीज़ जो कहा जाता है कि सिर्फ आइनी तशरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, बतौर एपेक्स कोर्ट के आइनी तशरी इंसाफ की फराहमी, यानी 13 जनवरी के फैसले की मिसअंडरस्टैंडिंग फ्रॉम इलेक्शन कमीशन भी शामिल है। जी आइनी तशरी, इंसाफ की फराहमी और आइन पर अमल दरामद का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले महज सिफारशात या एडवाइजरी नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नज़रअंदाज या अमल दरामद में ताखीर करना आइनी ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। जी हाँ, आइनी ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ। अदालती फैसलों पर अमल दरामद करना कर्टिसी भी नहीं, बल्कि आइन की मंशा है। अदालती फैसलों पर अमल दरामद अदालती निज़ाम पर अवामी एतमाद बरकरार रखने के मुतरादिफ है। हुकूमत जस्टिस शाह साहब की इन गैर मामूली रिमार्क्स को कैसे देख रही है, मुझे तो बहुत सी चीज़ें क्लियर नज़र आती है। मेहमानों से ही बात कर लेता हूँ। तो सर जिशान रफीक साहब, आपने सुन लिया मंसूर अली शाह साहब का हुक्मनामा, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद हर सूरत आपको यकीनी बनाना है। ये कर्टिसी कुर्टसी वाली बात नहीं है, तशरीयात से बाहर निकल आए। सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ की फराहमी भी देनी है, आइन की तशरीह भी करनी है, आइन पर अमल दरामद भी करना है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तें रोकने की कोशिश कर रहे हैं उस फैसले की। देखें जी, गुजारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी आइन के तहत काम करती है, और ये आइन जो बनाता है वो पार्लिमान बनाता है। ठीक है। तो एक्चुअली पार्लिमान ही सुप्रीम इदारा है। मुझे एक बात बताएं कि सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला देती है, उस फैसले में ऐसा बहाम पैदा हो जाता है कि जी वो आइन को रीराइट कर रहे हैं। क्या ये कोई बंदा कह सकता है कि आइन तहरीर किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इबाम पैदा होता है, सुप्रीम कोर्ट तो फैसले इबाम दूर करती है। मैं बताता हूँ आपको। नहीं, इबाम दूर नहीं ना हुआ। बात ये है कि अब उस फैसले के ऊपर आप मुझे ये बताएं कि जो एक चीज़ मांगी नहीं जाती, एक जमात की कोई प्ली नहीं होती कि जमात जाकर वहाँ पे एक चीज़ की डिमांड ही नहीं करती, उनको वो चीज़ दे दी जाती है। फिर ये फर्स्ट टाइम होता है। देखिए, आइन में, कानून में ये लिखा हुआ है, जो एक्ट बने लिखा हुआ है कि जब एक बंदा इलेक्ट होके आएगा उसको विदिन 3 डेज उससे फैसला करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो रिवर्स कर दी सारी की सारी, वो जो टाइम रिवर्स किया और उनको दोबारा से मौका दे रही सुप्रीम कोर्ट। बात ये है कि ये उन्होंने आइन में अंडरस्टैंड किया ना सर, कानून में जो इबाम पैदा हुआ वो इबाम पार्लिमान ने दूर करना है। पार्लिमान ने कानून साजी करके उस इबाम को दूर कर दी है। पार्लिमान ने क्लैरिटी ले आई ना, पार्लियामान ने उस सर जल्दी किस चीज की है? अभी तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया नहीं, आपको डर किस चीज का है? देखिए, डर किसी चीज का नहीं है। बात यह है कि हर इदारा, जैसे मैंने पहले भी गुजारिश की है कि हर इदारा अपने डोमेन में रहकर काम करेगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। ठीक है। अब बात यह है कि ये डोमेन है पार्लियामान की, पार्लियामान कानून बनाता है। पार्लियामान जो है ना वो अक्सरियत के साथ कानून बना सकता है। मुझे बताएं कि उसको रोक सकता है कानून बनाने? आप मखसूस नशिस्तें क्यों रोकना चाहते हैं? नहीं, हम कोई ऐसी बात नहीं है। हम ये कहते हैं कि कानून के मुताबिक वो मखसूस नशिस्त दी जाए। देखिए ना, किसी की ख्वाहिशात की बिना के ऊपर चीजें तो नहीं हो सकती ना। ये कानून के मुताबिक चीजें होंगी, कानून और आइन के मुताबिक मामला। मैं अवामी सवाल करूं, एक अवामी सवाल करता हूं। ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमत चाहती है कि मुल्क में आईनी बहरान आए। सर मेरा सवाल सुन ले, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे हुकूमत पाकिस्तान में कोई आईनी बहरान आ जाए, क्योंकि मखसूस तौर पर आप लोग अपील में गए में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसके बावजूद आपने कानून साजी की। इसका क्या मतलब है?
देखिए हम क्या अदलिया को क्या जवाब देना था हम आपने? अपील में गए, लेकिन ये हुआ कि हमारी जो है ना वो अपील को छुट्टियों के बाद रख दिया गया। अच्छा। इतना इम्पोर्टेंट ये मामला है, इतने उस फैसले ने ऐसा इबहम क्रिएट किया, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि फौरी तौर पे इसकी वो उसको फिक्स करके उसको जो इबहम थे वो क्लियर किए जाते, लेकिन जब उन्होंने नहीं किया तो पार्लियामान ने अपना एक जो इख्तियार था इस्तेमाल किया, ने उस इबहम को क्लियर किया है, उसको क्लैरिटी लेके आई है कि ये एक्चुअली जो एक्ट बना था, जो आइन की मंशा है वो ये थी ठीक है कि इस तरह से चीज़ें होंगी, और वो चीज़ दोबारा से पार्लियामान ने उसको किया। अब देखें, बात सुने, फैसले आइन और कानून के मुताबिक दिए जाते हैं। ठीक है। फैसले मुझे बताएं हाईशात की बिना पे नहीं आप दे सकते ना, आप अपने तो 8 जजेस ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला नहीं दिया? बिल्कुल नहीं दिया गया ना, ये तो हम कह रहे हैं ना। देखें, वो जो फैसला आया है उस फैसले के अंदर हमें एतराज है। देखें, जब फैसला आ जाता है फिर वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप उस पर एतराज कर सकते हैं। हमारा एतराज ये है कि उसमें आपने कानून की मंशा थी कि जिसमें बड़ा क्लैरिटी से लिखा हुआ है कि एक बंदा इलेक्ट होकर आता है, वो विद इन 3 डेज जो है ना अपना फैसला करेगा कि मैंने किस जमात में जाना है। ठीक है, सायरा बानो साहबा दोबारा से मौका दिया जा रहा सायरा बानो साहबा नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का आपने एक केस में हुक्मनामा भी सुना, क्या आपसे किसी सवाल की गुंजाइश है कि आप बताएंगी कि ये करना क्या चाह रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि जैसे हुकूमत चाह रही है कि कोई आईनी बहरान आ जाए। आईनी बहरान सुनाई दिया, मैं दोबारा सवाल करता हूं, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है हुकूमत कोई आईनी बहरान लाना चाह रही है? क्योंकि जिस तरीके से मंसूर अली शाह साहब ने यह कहा कि सिर्फ और सिर्फ आइन की तशरीह काम नहीं है, इंसाफ की फराहमी भी हमारा काम है, आइन पर अमल दरामद कराना भी हमारा काम है। आपको ऐसा लगता है कि हुकूमत कुछ बदले मुकाबिल आना चाह रही है अदलिया के? नहीं, देखिए, हुकूमत को अगर आप देखें तो नहीं है उसमें। वो कहते हैं ना कि एक फिक्रा होता है कि अब्बा नहीं मानेंगे या अब्बा की एमा पर ये काम हो रहा है। मतलब खुद देखें, बार बार एक फिक्रा बार दोहरा के मैं भी तंग आ चुकी हूँ कि जब एक रावलपिंडी कमिश्नर के बयान के ऊपर ये सब मिलजुल के हुकूमत बनाने पे तैयार होंगे, इनका क्या है? सबसे बड़ी बात, जैसे अभी कहा कि जो बंदा, वैसे तो हम इस पार्लियामेंट देखें बंद तो गई है, लेकिन वही बात है कि फिर फॉर्म 45, 47 और फिर जो हमारे साथ हुआ, तो ये तो हुकूमत जबरदस्ती बनाई गई है ना कि कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा मिलाकर भानुमति ने एक कुंभा जोड़ा है। दूसरा कि पार्लियामान से लेजिस्लेशन होती है, पार्लियामान से, तो भाई पार्लियामान तो पहले 16 माह और अभी जो टेन्योर टाइम गुजरा है, मुझे तो पार्लियामान यरगमाल नजर आई है। आपका खैमा आपके हाथों से जा चुका है, अब आप कोई दूसरा गबी सा ऊंट ढूंढ के उसके कांधे पर सवार होकर पार्लियामान यरगमाल हो चुकी है। यहाँ पर कोई फैसले, अगर आप ये समझते हैं कि इन सब की, वो कहते हैं ना कि एक एक नस दबाई हुई है, जहां थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाना होता है उस नस पे अंगूठा रख देते हैं और ये लेजिस्लेशन करने चले बल्कि आज तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब ने भी एक केस में यह कहा कि लगता है मामला सारे जर्नलों और ब्यूरोक्रेट से संभाल लिए। आज ये उनको नहीं समझ आ रहा है, वो भी एमक्यू और जमात इस्लामी की तरह बयान दे रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि इस तरफ के बयान है, उस तरफ के बयान है। भाई, जिस वक्त आप असेंबली में आकर और आप इन सियासतदानों के साथ बैठे थे और फिर आपने एक सुनहरी अल्फाज कहे थे कि मुझे नहीं पता था यहाँ पर तकरीरें होंगी। अरे, सियासतदान उस पार्लियामेंट में तकरीरें नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या अंताक्षरी प्रोग्राम चल रहा था या क्या होना था? तो अब देखिए, अब मुझे नहीं पता, मैं आपको एक बात बताऊं, जब इस किस्म के बयानात या चीजें आती हैं तो आप मेरी राय मुझसे मांग रही हैं, तो मेरी राय ये है कि मैं नहीं समझती कि यहाँ पर कोई बंदा अपनी राय या अपनी सोच समझ से ये फैसले देता है। ये मुख्तलिफ मतलब वो होता है ना कि कभी एक नस दबाई जाती है, कभी दूसरी नस दबाई जाती है। तो बिलावल साहब की वो नस दबी आज? उन्होंने ये क्यों कहा कि अदालती फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि एक इदारा पार्लियामेंट में बार बार मुदाखलत करता है, इदारों के दरमियान फासला नजर आ रहा है, एक क्राइसिस जुडिशरी की वजह से है, उन्हें तमाम का जिम्मेदार जुडिशरी को करार दे दिया। आज उनकी भी किसी ने कोई नब्ज दबाई भी थी? आप चीफ जस्टिस साहब से काबिल एहतराम है, बसते एहतराम जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं कि आपके अपने अदालत जजेस ने आपको खत लिखा हुआ है कि ये मुदाखलत बंद की जाए। आपको तो उस वक्त एक्शन लेना चाहिए था, आपने पार्लियामेंट में क्यों भिजवाया? जिनके खिलाफ, जो खुद मतलब वो उनके खिलाफ था कि ये जो एग्जेक्टिव असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, ये वजीर आजम साहब ने उछल के कमेटी बना ली कि उसमें जी ये सारे आ जाएंगे। हुआ, पहले हम अपने जजेस को तो इंसाफ होता देख लें, जो दुहाइयां दे रहे हैं
अपने घरों की ऑडियो वीडियो कैमरे का प्रेशर का। देखिए मुझे किसी ने बताया था कि जस्टिस क्यानी साहब के दौर में एक उन्होंने उन दिनों एक लेटर काफी कोर्ट्स में गया था और उसके जो मतन था मैंने अपनी आंखों से पढ़ा था कि उसमें जो लिखा हुआ था वो है किसी हमारे जो जस्टिस थे उनके बेटे के पास कि अगर कोई आता है तो आप उनको इज्जत दें, लेकिन अगर आप पर असर अंदाज होने की कोशिश करें तो लफ्ज था किक देम आउट। ठीक है, ठीक है, ये तो इतनी चीज क्योंकि मैं जरा हुमायूं अहमद साहब, आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की स्टेटमेंट सामने आई, मुझे तो लगा उन्होंने तमाम इबाम दूर कर दिए हैं, मगर ज़िशान रफ़ीक साहब मिनिस्टर भी हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी सर्टन लेवल पर है। वो ये कहते हैं कि इबाम था सुप्रीम कोर्ट का, उस इबाम को दूर करना पार्लिमान का काम है, ऐसा ही है? देखिए सबसे पहले मैं एक कमेंट कर दूं, वो पहले आप बात कर रहे थे वो दो कल्ब एक जान की, तो देखिए अगर एक जान ने एक कल्ब को धड़काना है तो अब आप सोच ले कौन सा कल्ब बंद होगा, कौन सा कल्ब धड़कता रहेगा। नंबर 2, मुझे थोड़ी सी जब वो नूर की बात कर रहे थे ना, तो चूँकि मुझे पता है कि मियाँ शहबाज शरीफ को ज़रा थोड़ा सा वो गाने का भी ज़रा शौक है, तो मैंने कहा कि ये ना कि गाना गा ले, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तो वो गाना शाना ना गा ले। लेकिन एनीवे कमिंग टूवर्ड्स दिस पार्ट ऑफ इट, देखिए इस तरह है, देखिए इस तरह है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है वो बेसिकली सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स है। ये सेग्रीगेशन ऑफ पावर 3 इदारों की पावर्स को वो सेपरेट करती है, एक पार्लियामान की, एक जुडिशरी की और एक एग्जीक्यूटिव की, जो कि गवर्नमेंट जिसको हम कैबिनेट कहते हैं, इन 3 को करती है। एक ने अपना काम करना होता है, वो उसने बनाना होता है लॉ, एक ने लॉ को इंटरप्रेट करके उसका डिसीजन लेना होता है, तीसरे ने उसको एग्जीक्यूट करना होता है। ये तीनों मुख्तलिफ हैं, इनमें कौन सुप्रीम है कौन नहीं है। ठीक है भाई, कहती है इट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है, ठीक है। अब बात आ जाती है जो इन लोगों ने बात की इबहाम। देखिए इबहाम इसमें कोई नहीं था, सिंपल सी बात ये है, मैं एक बात बता देता हूँ, ये लोग जो कह रहे हैं ना आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 के प्रोविजो की बात कर रहे हैं कि जिसमें वो कहता है कि इलेक्शन के बाद 3 दिन मिलते एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ज्वाइन कर ले, एग्रीड, नो डिस्प्यूट। अब जो बात हुई है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो डिक्लेयर किए गए हैं वो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो उसने चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत इंटरप्रेट करते हुए एक डिसीजन लिया, वो डिसीजन सेट असाइड हो गया, वो डिसीजन कलअदम हो गया। जब वो कलअदम हो गया तो अब आप उससे पहले के टाइम पे चले जाएंगे जिस वक्त ये डिसीजन हुआ था, उस वक्त इलेक्शन नहीं हुआ था। अब उससे पहले के टाइम पे आप जाएं तो चूंकि ये लोग अब इंडिपेंडेंट नहीं रहे, इन कैंडिडेट से पूछा जाएगा कि भाई आप बताओ आप किस पॉलिटिकल पार्टी से हो, जिनके पास वो सर्टिफिकेट था अकॉर्डिंग टू इलेक्शन एक्ट 66, ठीक है, 1900, ठीक है, गुड, जिनके पास नहीं है क्योंकि आरओज ने उनके वो फॉर्म्स लिए नहीं थे, उन्होंने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था, आर्टिकल 66 के तहत वो सर्टिफिकेट लेने से इनकार कर दिया था, उनको वो चांस दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 57 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 कि भाई आप बात बताओ आप किस, अगर आप उसको पढ़ लें आर्टिकल 57 को, भाई साहब आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, ए से लेके एच तक ये 15 दिन होते हैं। आपको ज़िशान रफीक साहब रिस्पॉन्ड कर जल्दी से करें। सारा बानो साहब आप झूम रही थी अभी गाने में, मैंने भी सुनना है आपसे, मैं प्राइम मिनिस्टर की तकरीर रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। देखिए मेरी बात सुने, एक आपको छोटा सा प्रोसेस बताता हूं कि जब एक शख्स इलेक्शन में जाता है, एक हल्के का इलेक्शन होता है, वहाँ पे एक एक जमात से मल्टीपल उम्मीदवार जो है ना वो ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं और वो अप्लाई करते हैं, और जितने भी लोग अप्लाई करते हैं वो वहाँ पे जब लिखा होता है ना फॉर्म के ऊपर कि आपका ताल्लुक किस जमात से है, तो लिखते हैं कि हमारा ताल्लुक फलां जमात से है। सिर्फ ये लिखना जो है ना ये चीज़ उनको उसके साथ अटैच नहीं कर देता। लेकिन हुआ क्या इस इलेक्शन के इस फैसले के अंदर, उन्होंने कहा जी जिन 11 लोगों ने ये लिखा हुआ था वो तो पीटीए के हो गए, कभी इस तरह भी होता है। अच्छा जिशान भाई आप लोगों ने इतना कुछ आप लोगों ने समेट लिया 8 फरवरी के इलेक्शन में, आप खुश रही विदाउट ज्वाइनिंग द पार्टी, वो कहते हैं जी ये आप इस जमात के आप हो गए। जी सारा बानो साहब आप कुछ सुनाना चाह रही हैं? नहीं
वो गाना दूसरा गा रहे थे, मैंने कहा दूसरा गाना है, वो पहले लिख भी चुके हैं और रिलीज भी हो चुके हैं। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेहमानों से मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। मेरे साथ मौजूद थी सायरा बानो साहबा मौजूद थे, इधर मिनिस्टर साहब मेरे साथ मौजूद थे, और हुमायूं महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन इन तमाम चीज़ों से कतई नज़र एक बात बड़ी अहम है कि आज पाकिस्तान को, बल्कि कल रात को पाकिस्तान को हमारे हीरो अरशद नदीम की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। कोई शक नहीं, जीत के बहुत से वालिद होते हैं और हर कोई इसका क्रेडिट भी ले रहा है और ये सब कर रहा है। अरशद नदीम को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, 14 अगस्त की खुशियाँ भी दोबाला,